Hello everyone, I am Mahesh Bharadwaj. Welcome you all to Mahesh Bharadwaj Physics classes. Today I have come up with one topic from chapter Gravitation class 9. वो जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पहले का टॉपिक है और उनको करने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है थ्रस्ट, प्रेशर, बुयंसी. तो वो तीन चीज़ें करने के बाद सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर जंप करेंगे. हम शुरुआत करेंगे आपके पहले टॉपिक से जो आज है थ्रस्ट. हमने सबसे पहले तो आपको थ्रस्ट को ब्रीफ कर दूँ. थ्रस्ट होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सरफेस पर, ये आपका सरफेस है, इस पर अगर एक फोर्स परपेंडिकुलरली नॉर्मली वर्क कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नॉर्मली वर्क करता है, सो दैट फोर्स विच इज वर्किंग नॉर्मली ऑन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज थ्रस्ट. याद रखना है, बड़ा आसान सा मैकेनिज्म बेटा. थ्रस्ट तो फोर्स ही है. सबसे पहली चीज तो थ्रस्ट फोर्स ही है. फोर्स है तो किस तरह की फोर्स है? वो फोर्स उस तरह की फोर्स है यार. जब भी आपके पास फोर्स नॉर्मली वर्क करेगी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, वो फोर्स आपकी क्या बन जाती है? थ्रस्ट बन जाती है. तो हम बोल देंगे फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स एक्टिंग normally on the surface of an object, on the surface of an object, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? we call that to be, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट. अब अगर थ्रस्ट आपके पास फोर्स है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है. एसआई में न्यूटन और सीजीएस में क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जो हम यूज करते हैं. तो आपके पास एसआई सिस्टम में हम बोल देते हैं इसको सीधा न्यूटन. कैपिटल एन से सिंबल लेते हैं इसका. जब सीजीएस में लिखते हैं इसको लिखते हैं हम DYNE. ये आपकी डायन, वो फिल्मों वाली डायन नहीं है, ये डायन है आपका. ये डायन आपका जो रहता है, दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. तो थ्रस्ट क्योंकि फोर्स है तो आपके पास फोर्स का यूनिट SI और CGS में होता है न्यूटन एंड डायन रिस्पेक्टिवली. सो दैट सेम इज अप्लाइड इन केस ऑफ योर थ्रस्ट एज वेल, दैट इज न्यूटन एज वेल एज डायन रिस्पेक्टिवली. सो ये आपके पास किसका स्टेटमेंट आ गया है? थ्रस्ट का. अब अगर इसको आगे लेके चलें, बिकॉज आपके पास कुछ टर्म्स है जो कनेक्टेड हम पढ़ते हैं. थ्रस्ट से कनेक्टेड टर्म जो आपके पास आती है, दैट कनेक्टेड टर्म इज प्रेशर. अब प्रेशर को लेकर जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमेशा से जो कन्वेंशनली पढ़ते हैं, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. हम पढ़ते हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. अब यार वो फोर्स कौन सा होता है? ये वाला फोर्स होता है. तो आप बजाय फोर्स के क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे इसे थ्रस्ट अपॉन एरिया. विल कॉल इट टू बी थ्रस्ट अपॉन एरिया. तो जब मैं स्टेटमेंट फ्रेम करूंगा इसकी, मैं स्टेटमेंट फ्रेम करके क्या बोलूंगा? फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज टेकन एज प्रेशर. पहले तो ये पढ़ते थे, आप क्या बोलूंगा? थ्रस्ट अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज प्रेशर. तो थ्रस्ट आपने एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर दिया है. उस पर्टिकुलर एरिया पर जिस पर आपने थ्रस्ट अप्लाई करा, टेक्निकली आपने क्या अप्लाई करा है? प्रेशर अप्लाई करा. क्योंकि थ्रस्ट है फोर्स, एक एरिया पे अप्लाई करी, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोल देंगे? हम उस मैकेनिज्म को बोल देंगे प्रेशर. अब प्रेशर का जो आपका एसआई सिस्टम में यूनिट आता है, दैट सिस्टम में आपके पास मेंशन करता हूं, ये यूनिट कम्स आउट टू बी पास्कल. PA इसका सिंबल रहता है, बट अगर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा लिखना है, इट विल बिकम PASCAL, पास्कल. अब दूसरी ओर आपके पास फोर्स या फिर थ्रस्ट, उसका यूनिट क्या आ गया है? न्यूटन. तो लिख देते हैं न्यूटन. एरिया का क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर. तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर. मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर क्या बन जाता है? मीटर इनवर्स स्क्वायर. तो वो आपके पास बन जाएगा मीटर इनवर्स स्क्वायर. इसको अगर देखते हैं सीजीएस में, तो आपके सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू बन जाएगी, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे बन जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. अब यहां पर एक चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जैसे हमारे पास प्रेशर के लिए एक सिंगल टर्म पास्कल यूज की जा सकती है यूनिट में, ऐसा सिस्टम में, वैसे ही हमारे पास सीजीएस में ऐसा कोई टर्म नहीं होता. सीजीएस में क्योंकि हमारे पास कोई टर्म नहीं होता है, तो हम बजाय पास्कल के न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स बोल देते हैं. किसमें? एसआई में. सीजीएस में क्या बोल दूंगा? डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. आई कॉल इट टू बी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएंगे किसकी फॉर्म में? प्रेशर की फॉर्म में कुछ टर्म्स. प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया आ गया है आपके पास. प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट फोर्स है. अब प्रेशर की कोई ना कोई यूटिलिटी, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके पास होगी. अब वो एप्लीकेशंस क्या है? सबसे बेसिक एप्लीकेशन से शुरू करते हैं. चाकू वाला पढ़ते हो तुम लोग सारे, शार्प नाइफ, ब्लंट नाइफ, एरिया और मैकेनिज्म सॉल्व. तो यहां पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसका मतलब क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब अगर आपका एरिया ज्यादा हो गया, एरिया बढ़ गया है, तो प्रेशर क्या हो गया? कम. सो इफ एरिया इज मोर, pressure will be less. Pressure will decrease if area is increasing. On the other side,
इफ एरिया विल बी डिक्रीजिंग योर प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जो भी चीज आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसमें ये मैकेनिज्म होता है बेटा। अगर मैं कहता हूं पी और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी बढ़ेगा तो ई घटेगा, ए घटेगा तो पी बढ़ेगा। तो दोनों आपके पास एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म हम अप्लाई करेंगे किसमें, एप्लीकेशंस में। आसान एग्जांपल कौन सा, चाकू वाला, नाइफ वाला एग्जांपल। दूसरा क्या लेते हैं, चाकू के साथ सेब ले लेते हैं हम लोग। सो आई एम गिवन अ नाइफ विच इज शार्प नाइफ, आई एम कटिंग एन एप्पल विद ईज। मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट अप्लाई कर दिया है, काट दिया है उसको। अब मेरे को एक ब्लंट नाइफ दे दिया है, मैंने उतना ही थ्रस्ट अप्लाई करा है, काटने की कोशिश कर रहा हूं। बट इट इज रिक्वायरिंग मी टू अप्लाई मोर एफर्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस एफर्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास शार्प नाइफ पतला होगा, बिल्कुल थिन होगा, स्लीक होगा, एरिया क्या होगा, कम। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा अप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, ज्यादा अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मैं ब्लंट नाइफ यूज कर रहा हूं, ब्लंट नाइफ का एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया मोर, प्रेशर विल बी लेस। तो सीधा कनेक्टेड चीजें आपके पास आ जाती हैं। एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस ऑन द अदर साइड। इफ एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो आपको अगर बोला जाता है शार्प नाइफ यूज करोगे, ब्लंट नाइफ, आसान सी चीज है यार, कौन सा यूज करोगे, शार्प नाइफ यूज करोगे तुम लोग। तो सीधा मैकेनिज्म, पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया है। दूसरा, वो हैमर और नेल वाला करते हो तुम लोग। हैमर लेके जा रहे हो, नेल को ठोकना है दीवार में, क्या करोगे, व्हेन विल बी हैमरिंग अ नेल, it will get embedded into it, it will get immersed into it। कब? when that pointed end will be towards the wall। क्यों? pointed end का एरिया क्या होगा, कम। थ्रस्ट तो मैं उतना ही अप्लाई करने वाला हूं, एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। क्यों? एरिया इज लेस, एरिया इज मोर, प्रेशर विल बी लेस। इफ एरिया इज लेस, प्रेशर विल बी मोर। अब मैं क्या करता हूं, उसको रिवर्स कर देता हूं। सेम नेल, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब पॉइंटेड एंड को मैं हैमर करता हूं और जो एरिया है, जो गोल सा एरिया होता है, टॉप होता है उसका, उसको मैं वॉल पे लगाता हूं और हैमर करता हूं। अब एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। जहां एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा यार। तो सीधा मैकेनिज्म है। ये सेकंड एप्लीकेशन है जो आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास पॉइंटेड एंड रिक्वायर्ड होता है उन चीजों के लिए। इंजेक्शन लगाना है तुम लोगों को, तो जो नीडल होती है कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, ब्लंट होती है, आगे से चौड़ी होती है, एरिया ज्यादा होता है, पॉइंटेड होती है। क्यों? जितना पॉइंटेड होगा आपके पास एरिया, जितना कम होगा प्रेशर, आसानी से आपके पास क्या हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। आपको बल्कि थ्रस्ट भी ज्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ता जब आपके पास एरिया कम होता है। क्यों? प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, आसानी से अंदर चला जाएगा। प्रोवाइडेड आपके पास अगर वो नीडल का एरिया ज्यादा है तो आपको एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, पेन भी ज्यादा लगेगा और तकलीफें भी ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। चलो इसको आगे लेके चलते हैं। किस केस पे लेके चलते हैं? एप्लीकेशन हमने कौन कौन सी पढ़ी, शार्प नाइफ, ब्लंट नाइफ, हमने पढ़ा हैमर और नेल वाला, हमने पढ़ा इंजेक्शन वाला। अच्छा, सैंड वाला एक बड़ा मजेदार एग्जांपल है। सैंड पर मैं ऐसे खड़ा हूं, वर्टिकली खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हो जाओ सैंड पे। अब जब ऐसे खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, योर बॉडी विल बी इमर्स्ड। क्यों? क्योंकि यार उस एक टाइम पर आपका एरिया क्या होगा, लेस होगा। अब एरिया लेस है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। मैं बॉडी विल बी इमर्स्ड इनटू इट। अब क्या करता हूं, मैं लेट जाता हूं सैंड पर। अरे जब मैं वर्टिकली जितना खड़ा था, थ्रस्ट तो उस टाइम भी उतना ही होगा। अब मैं लेट गया हूं तब भी थ्रस्ट क्या होगा, उतना ही होगा। लेकिन उस एक टाइम पर मेरी बॉडी सैंड में इमर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एरिया क्या हो गया है अब, ज्यादा। जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस। बेसिकली प्रेशर रिड्यूस होने की वजह होती है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्रेशर जगह जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसमें इमर्स नहीं होती। ये कुछ एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं किसकी बेटा, प्रेशर की, इन टर्म्स ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया। बाकी बहुत से एग्जांपल आते हैं यार, जैसे आपके पास होता है ब्रिज का एग्जांपल आ जाता है। हम बोलते हैं ब्रिज का बेस जो होगा वो उसका बहुत ब्रॉड बेस होना चाहिए। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चलने वाली हैं, प्रेशर कम पड़ेगा उनका। क्यों? क्योंकि अगर बेस का एरिया ज्यादा होगा। ऐसे अगर काउंट करना शुरू करो, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास प्रेशर थ्रस्ट की फॉर्म में आना शुरू होते हैं। तो ये आपके पास इंट्रोडक्टरी टॉपिक था अभी का, जिसके अक्रॉस हमने क्या पढ़ा है, थ्रस्ट पढ़ा है, प्रेशर पढ़ा है। अब इसको मैं आगे लेके जाने वाला हूं किस पर, एक नई टर्म आपके लिए, बुयंसी और बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। बुयंसी तो प्रॉपर्टी होती है किसकी, बुयंट फोर्स की। लेकिन जो टर्म आप पढ़ने वाले हैं वो टर्म रहेगी बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टर्म। हम टर्म शुरू करते हैं आपकी बुयंट फोर्स, BOUYANT, बुयंट फोर्स, या फिर इसको आप बोलते हैं अपथ्रस्ट, UPTHRUST।
अब यहाँ पर कुछ चीजें डिफरेंशिएट करने के लिए, जब थ्रस्ट की बात की थी मैंने कहा था थ्रस्ट आपके पास एक फोर्स अप्लाइड है जो नॉर्मली अप्लाई हो रही है, बोला था ना, जो नॉर्मली अप्लाई हो रही है। अब प्रेशर आपके पास क्या होता है, प्रेशर आपके पास होता है आपके पास थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जो थ्रस्ट आपका पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कर रहे हैं आप, उसको हम आगे फर्दर लेके चलते हैं किस पर, बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट पर। अब आपका जो बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट है बेटा, अपथ्रस्ट मतलब अपवर्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट तो थ्रस्ट ही है, फोर्स है, नॉर्मली वर्क करने वाला है, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है, अपवर्ड थ्रस्ट। अब ये फ्लूइड के कॉरेस्पॉन्डिंग में बोलता हूं आपको, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम हमेशा बोलते हैं कि आपके पास एक अपवर्ड फोर्स वहां पर वर्क कर रही है। फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज टेकन एज योर फ्लूइड। अब जो आपके पास फ्लो कर सकता है उसको आप फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइड आपके पास बन जाएगा लिक्विड और गैसेस। अब अपथ्रस्ट और बुयंट फोर्स का मैकेनिज्म इससे कनेक्टेड है। क्या हुआ, हम बोल देंगे एक अपवर्ड फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा, जब भी आप उसको इमर्स कर दोगे उसमें, उस एक अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल दैट टू बी बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। सो मैं स्टेटमेंट मेंशन कर रहा हूं, इट विल बी एन अपवर्ड फोर्स, इट विल बी एन अपवर्ड फोर्स experienced by an object, experienced by an object whenever it is immersed, whenever it is immersed into liquid, whenever it is immersed into liquid। जैसे ही इसको लिक्विड में इमर्स करते हैं, ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस एक अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं बुयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। वो आपके पास सीधा सा मैकेनिज्म यहां पर आ जाता है। अब यहां एक चीज आपको समझनी होती है बेटा, जो मैं इसके साथ अपथ्रस्ट की फॉर्म में और वेट की फॉर्म में आपको रिलेट करवा रहा हूं। बड़ी मजेदार चीज है, आप लोगों को बड़ा अच्छा सा लगेगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां मैंने क्या करा है, एक बीकर ले लिया है, बीकर में पानी ले लिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल रहा हूं। बुयंट फोर्स और अपथ्रस्ट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तुम लोग कहीं पे भी जाता है, ऐसे दो एग्जांपल देता हूं, बड़े मजेदार एग्जांपल है। नहाते हुए पानी का जग होता है, ऊपर से पुश करो, छोटे होते हैं तब सब करते हैं, पुश करो, मैं तो करता था, तुम लोग चाहे मानो ना मानो, पुश करते हो नीचे को। जब पुश करोगे वो नीचे से आपके पास एक अपवर्ड फोर्स ऊपर को अप्लाई करता है। नाउ आल्सो यू गिव इट अ ट्राई, व्हेन यू आर टेकिंग बैथ, यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट जग, यू विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। मैं बताऊंगा वजह उसकी क्यों। अब एक तो ये लॉजिक है, आपके पास अपवर्ड फोर्स वहां लगता है। दूसरा, कहीं पर भी एज ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग वगैरह करते हो तुम लोग, पूल में जैसे ही अंदर जाते हो एकदम टिकना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप साइड से जा रहे हो, क्या होगा, हल्का सा आपकी बॉडी टिल्ट हो जाती है, आप लेट जाते हो लंबा वाटर लेवल पे। क्यों, क्योंकि आपके पास पानी जो होता है ऊपर को आप लोगों पर एक फोर्स अप्लाई करता है। उस अपवर्ड फोर्स को भी हम क्या कहते हैं, बुयंट फोर्स बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है, तो वो मैकेनिज्म तुम्हारे पास अपथ्रस्ट का आता है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 या 3 मैकेनिज्म है जो मैं यहां ब्रीफ करने वाला हूं। अभी एक बॉडी है, उसको मैंने एक लिक्विड में डाल दिया। अब हो क्या रहा है, ये बॉडी इसके ऊपर, अंदर नहीं जा रहा है, ये ऊपर फ्लोट कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड। वजह, इसका अपना वेट है W। मान लो बॉडी का वेट क्या है, W। अब लिक्विड एक अपथ्रस्ट ऊपर को अप्लाई कर रहा है, अपथ्रस्ट क्या है, U। आपका ये बॉडी पानी के लेवल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। कब फ्लोट करेगा, जब आपका अपथ्रस्ट का वैल्यू इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा। याद रखना है, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करने वाला है पानी के ऊपर, जब मेरे पास मैं बोलूंगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन अपथ्रस्ट। अब इसको आगे लेके चलते हैं। आगे कहां लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया आपके पास। अब मैं बोलता हूं लिक्विड है, आपका बॉडी आपने इसमें डाला है, वो सिंक कर गया है। पहला पॉसिबिलिटी, वाटर लेवल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। दूसरा, वो सिंक कर गया है। अगर वो सिंक कर गया, सिंक क्यों करा है उसने यार, सिंक करने का सीधा सा मैकेनिज्म है, इस बॉडी का जो वेट रहेगा वो फोर्स जो अपवर्ड जा रहा है उससे ज्यादा होगा, तभी सिंक करेगा। मैं डूब रहा हूं, कब डूबूंगा, जब मेरा वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पर वेट का वैल्यू अपथ्रस्ट से क्या होगा, ज्यादा। समझ आ रहा है, वेट का वैल्यू अपथ्रस्ट से क्या होगा, ज्यादा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, जब मैं बोलता हूं ये बॉडी, इस बॉडी के, इस लिक्विड के ऊपर हाफ ऑफ द पार्ट सबमर्ज रहेगा, हाफ पार्ट ऊपर रहेगा, हाफ सबमर्ज रहेगा। कब रहेगा, जब मैं बोलूंगा आपका जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा
और अब थ्रस्ट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। तीन पॉसिबिलिटी। एक, जब सिंक करेगा, सिंक कब करेगा? जब आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन अप थ्रस्ट। फ्लोट कब करेगा? जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन अप थ्रस्ट। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट इसमें फ्लोट कर रहा है व्हेन हाफ ऑफ दिस बॉडी पार्ट इज सबमर्ज्ड, आधा अंदर है आधा बाहर है। वो कब होगा? जब उस बॉडी का वेट और अप थ्रस्ट दोनों का वैल्यू कंपेरेबल होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। वो आपके पास तीसरी कंडीशन आती है। तो यहां से बुयंसी अप थ्रस्ट से हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं बेटा। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ोगे तुम बाद में, अभी तो सीधा तुमको बता दिया ये, लेकिन इसकी स्टेटमेंट बनती है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्लास 11 में जाके समझते हो। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा, बुयंट फोर्स अप थ्रस्ट हो गया है। अब यहां पर एक और टर्म आता है बुयंसी, BOUYANCY। अच्छा भाई, ये नई चीज है बुयंसी। अब ये क्या आ गया? पूछ लिया ना आपको, बुयंसी कहां से आ गया? तो आंसर क्या हो गया? बुयंसी विल बी द प्रॉपर्टी। बुयंसी क्या है? बुयंसी बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। अब आपके पास बुयंट फोर्स किसकी आ रही है? लिक्विड की आ रही है। तो ये बुयंसी किसकी प्रॉपर्टी होगी? लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी। तो अगर डिफाइन करना है बुयंसी क्या है, आप बोलोगे बुयंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इमर्स्ड इनटू इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो वो जो बुयंट फोर्स आपके पास आ रहा है, अपवर्ड फोर्स यहां पर आ रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस की वजह क्या होगी? वो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। वो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्या है? प्रेशर और बुयंसी। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं। आपको बोला बुयंसी किस पे डिपेंड करता है? बुयंसी डिपेंड करता है प्रेशर पर। कैसे? अब एक बॉडी है जिसको तुम इसमें डाल रहे हो पानी में, क्या हो रहा है? ये फ्लोट कर रहा है। कहां पर? लेवल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई आपके पास ये जो लिक्विड है इस बॉडी के इस पार्ट पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। वो क्या अप्लाई कर रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब थ्रस्ट ऐसी थोड़ी आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। पढ़ा था अभी, प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया है। एरिया तो ये कांटेक्ट में आ गया, ये वाला। अपवर्ड फोर्स तुमको पता लग गया क्या है? अप थ्रस्ट है। तो यार अप थ्रस्ट और एरिया जब बॉडी पर लगेगा, क्या क्रिएट कर रहा है? प्रेशर। तो बुयंट फोर्स की एग्जिस्टेंस का एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बुयंट फोर्स और अप थ्रस्ट इज प्रेशर exerted by liquid on the object which is immersed into it। तो वो जो पानी के अंदर लिक्विड जा रहा है ना, उस पर जो प्रेशर लग रहा है, वो एक्चुअल वजह है आपके पास किसका? बुयंट फोर्स का या फिर अप थ्रस्ट का। तो ये मैकेनिज्म था आपका बुयंट फोर्स के रिगार्डिंग और अप थ्रस्ट के रिगार्डिंग। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से कनेक्टेड है, बिकॉज ये जितनी भी टर्म्स हैं जो हम एक के बाद एक पढ़ रहे हैं, सारी की सारी कनेक्टेड टर्म है। आपकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी, दैट टर्म विल बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। इसकी जो स्टोरी है ना, बड़ी मजेदार सी स्टोरी है। यू विल स्टार्ट लाफिंग। जब आप सुनोगे, एज्यूम करोगे कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है, तो आप हंसना शुरू कर दोगे। इट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं इसके पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो जो आर्किमिडीज था, ही वाज स्टेइंग इन अ किंगडम, किसी राजा के साथ था। और जिस टाइम की ये बात है, वो लोग वहां पर उनकी कंट्री में राजा को कहते थे किंग, नहीं बोलते थे, यूरेका, EUREKA। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में स्टोरी शायद दे रखी है, यूरेका कहते थे। अब द पॉइंट वॉज, उसको राजा ने काम दिया। क्या काम दिया? उसको बोला गोल्ड की प्योरिटी निकालने के लिए कोई मेथड डेवलप करो। वो बड़ा मेहनत करने लगा कि अच्छा मेथड डेवलप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सोचता रहा। सो ही वाज हैविंग सर्टेन आइडियाज इन हिज माइंड। तो कुछ आइडियाज लेके वो अप्लाई करने की कोशिश करते रहे, नहीं वर्क बना। तो द अदर डे ही वाज टेकिंग बैथ, नहाने चला गया। अमीर आदमी था, टब में चला गया। टब में अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, क्या हुआ? अंदर जाते ही एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर गिर गया। तो द वेरी सेम टाइम उसको एक कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ। वो जो कॉन्सेप्ट उसको रियलाइज हुआ वो ये था कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में डालते हैं, फ्लूइड में डालते हैं, तो क्या होता है? जितना वॉल्यूम उस बॉडी के उस लिक्विड में जाने का होता है, उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड उस पर्टिकुलर टब से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया है। मैं ब्रीफ करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू।
अब मैं हुआ क्या, ये जब उसने ऑब्जर्व करा कि ऐसा होता है, सो वो होता है एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ही वॉज आउट ऑफ हिज सेंसेस, उसको समझ में नहीं आया क्या करे। सो ही दैट सेम स्टेज ही वॉज ऑल नेकेड, वैसे ही दौड़ता दौड़ता गया कहाँ, राजा के पास। यूरेका यूरेका आई फाउंड समथिंग, एंड यूरेका वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो उसने बोला ऐसा क्या मिल गया तुझे? तो देन ही एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल विच नाउअडेज वी आर स्टडीइंग एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बिकॉज मैकेनिज्म सबके साथ होते हैं, फिनोमेना सब देखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड बहुत कम लोग करते हैं और एक्सप्लेन बाद में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो उन्होंने ये चीज अंडरस्टैंड करी, उसके बाद ब्रीफ करा, सबको एक्सप्लेन करा। आज हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहले मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा आपको, उसके बाद आपको स्टेटमेंट। आपको यहां पर एक बीकर दे दिया है, बीकर में पानी का लेवल यहां तक भरा हुआ है। अब एक साइड फिटेड ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि इसके थ्रू अभी पानी नहीं जा रहा है, लेकिन वाटर का लेवल है यहां तक। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आप डालोगे कोई, इसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, पानी आगे चला जाएगा। तो हम यहां पर वही करने वाले हैं। तो पहले इस तरह से एक दूसरा बीकर है विच इज कंप्लीटली एम्प्टी, देयर इज नथिंग इन इट। सो नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। अब द मोमेंट यहां ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा तो वाटर आपके पास कहां चला जाएगा, इस बीकर में चला जाएगा। यहां से उठ के कहां चला जाएगा, वो इस दूसरे बीकर में चला जाएगा। अब आर्किमिडीज ने क्या ऑब्जर्व करा था वो आपको समझाऊं। आर्किमिडीज ने ऑब्जर्व करा था बेटा, जितना बॉडी पार्ट उसका उस टब के अंदर गया था, मतलब जितना भी वेट उसकी बॉडी का उस टब के अंदर था, उतने ही वेट का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया था। कहां पर, बाहर के लिए। वही चीज यहां हो रही है। पहले तो वाटर का लेवल इस साइड फिटेड ट्यूब तक था, अब जैसे ही आपने एक बॉडी इसके अंदर डाली, इतना बड़ा है बॉडी आपके पास, ये इतना वेट का लिक्विड आपके पास यहां डिस्प्लेस हो गया बाहर के लिए। तो ये मैकेनिज्म आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। और बहुत जगह आप पढ़ोगे, लोग वॉल्यूम की फॉर्म में बोलते हैं, कुछ लोग वेट की फॉर्म में बोलते हैं, तो दोनों तरह से कंप्लीटली एप्लीकेबल है। इफ समबडी सेइंग इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर डिस्प्लेस हो गया, जितना वॉल्यूम बंदे का अंदर गया था, ऑब्जेक्ट का अंदर गया था, वो भी सही है। इफ वी आर सेइंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड is equal to weight of the liquid displaced, that is also absolutely correct. So when we say, यहां हम क्या बोलेंगे, बॉडी इमर्स करा, जितना बॉडी वेट इसके अंदर गया, जितना बॉडी का वेट आपके पास यहां है इसके अंदर लिक्विड के अंदर, उतना ही वेट ऑफ लिक्विड क्या हुआ, बाहर को डिस्प्लेस हो गया, जो हम मैकेनिज्म यहां लेके चलते हैं। हम वॉल्यूम की फॉर्म में बोलते हैं इसको। अब मैं स्टेटमेंट इसका फ्रेम करता हूं। आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, हम बोलेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम इमर्स करते हैं इसमें, इज इमर्स्ड पार्शियली और फुल्ली। इमर्स मतलब आपने क्या कर दिया, उसको डुबो दिया भाई। पार्शियली मतलब चाहे थोड़ा सा डालो या फुल्ली डाल दो, कंप्लीटली, पार्शियली और फुल्ली। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हो पार्शियली और फुल्ली इनटू अ लिक्विड, देन वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to, weight of the liquid displaced is equal to weight of the object immersed into the liquid, is equal to weight of the object immersed into it। ये आपके पास मैकेनिज्म आता है किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। हम क्या बोलेंगे, जब भी एक ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुल्ली आप इमर्स करोगे किसमें, लिक्विड में, तो क्या होगा, जितना वेट आपका बॉडी का पानी के अंदर जाएगा, उतना ही वेट का लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम का, बोलूंगा जितना वॉल्यूम मेरी बॉडी का उस लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो आप इसको वॉल्यूम की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। आप उस फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये वो मैकेनिज्म था जिस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मुझे नहीं लगता अब ज्यादा डिफिकल्ट आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लगता होगा या अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में लगता होगा, क्योंकि हम बड़ी आसानी से इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। नाउ इसी एक चीज का एक्सटेंशन, एक छोटा सा पार्ट हम अभी और करेंगे। इस टब को गायब कर देते हैं यहां से यार। ये टब अगर गायब हो गया है, अब क्या होगा, आपके पास यहां पर एक चीज आने वाली है। एक बॉडी है, मैं बोलता हूं इस बॉडी का एयर में वेट है WA। इस बॉडी का, अभी पानी में नहीं डाला मैंने इसको, एयर में वेट क्या है, WA। अब इसको कहां डाल देता हूं मैं, पानी में डाल देता हूं। जब पानी में डाल दूंगा तो इसका वेट पानी में जाकर बन गया WB। कितना बन गया, WB। याद करो,
पानी में जब तुम जाते हो क्या होता है, लाइट हो जाते हो, हैवी हो जाते हो? मेरे हिसाब से तो धक्का ऊपर को लगता है तो लाइट हो जाते हो। तो आपको भी एहसास हो गया होगा, द मोमेंट यू एंटर इनटू वाटर योर वेट डिक्रीजेस, होता है ना बेटा। तो एयर में वेट क्या होगा, वाटर में वेट से ज्यादा, लिक्विड में वेट से ज्यादा। तो बजाय डब्ल्यू भी लिखने के मैं लिखता हूं WA और WL। L stands for liquid, A stands for air. So weight of the object in air will be more than that of weight of the object in liquid. अब the point is, पानी में जाते ही उसका वेट डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज होगा? अब आपके पास यहां से फोर्स लग रहा है ऊपर को, कितना फोर्स लग रहा है? अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है ना। तो आपके पास जितना ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, जितना फोर्स आपके पास ऊपर को लग रहा होगा, ऑब्वियसली उतने ही फोर्स का डिफरेंस ऑब्जेक्ट के वेट के बीच में आ जाएगा, एयर और लिक्विड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं, WA माइनस WL इज इक्वल टू U। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास WA इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, WL इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, और आपके पास U क्या स्टैंड कर रहा है? अपथ्रस्ट के लिए। अब मैकेनिज्म आपको क्या ब्रीफ करता है? इस मैकेनिज्म से मुझको सिर्फ ये चीज पता लगती है कि जब मैं इन दोनों वेट को कंपेयर करूंगा तो इन दो वेट के बीच में डिफरेंस आएगा। अब वो जो वेट के बीच में डिफरेंस आएगा वो किसकी फॉर्म में अपीयर होने वाला है? अपथ्रस्ट की फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड ऊपर को फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो क्या है? U। एयर में वेट क्या है? WA। लिक्विड में जाकर उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया है, तो डिफरेंस ऑफ वेट आपके पास किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा? अपथ्रस्ट। तो मैं बोलूंगा बॉडी जैसे ही एयर से वाटर में गया, लिक्विड में गया, उनकी बॉडी के वेट में डिफरेंस आ गया है। कितना डिफरेंस आएगा? उतना ही आएगा जितना मैं ऊपर को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ऊपर को कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? अपथ्रस्ट। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ अपथ्रस्ट, which obviously is conclusion from your buoyant force, Archimedes principle, thrust, pressure. I hope the concept that we have done today are clearly understood to you people, and if they are not, please go through this video again. You'll got to know every single concept regarding this chapter, gravitation, in detail. As far as the other videos for this chapter are concerned, I'll be sharing those link for those videos in the description box of this video itself. Now, I would like to say one more thing. Like I always say, do like, share and subscribe my channel. Thank you.